गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज आपदा प्रबंधन के जो अलग-अलग जो पॉइंट्स हैं, जो मैंने कल आपको बताए भी थे कि हमें क्या-क्या डिस्कस करना है, तो उन्हीं चीज़ों को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, उन्हीं टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो आई होप आप सभी लोग बेहतर स्थिति में हैं। इस बार भी कोई आप में से कोई है जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप लोग अगले बार एग्जाम दे रहे हो? अभी तक एक भी नोट्स नहीं मिला है। चलिए मैं इसके बारे में पूछ लेता हूँ कि नोट्स कहाँ पे अपलोड हुआ है या कैसा अपलोड हुआ है? आई थिंक कुछ लोगों को मिला है या किसी को भी नहीं मिला है? थैंक यू सोफिया। हैव एनीवन गॉट द नोट्स? किसी को नोट्स मिला है या किसी को भी नहीं मिला है? 2029 में, तब तो बहुत टाइम है। अच्छा, कुछ लोग दे रहे हैं इस साल। ओके, 2024, 2025। ठीक है, मैं जो नोट्स है उसके बारे में मैं पूछ लूँगा ताकि आपको नोट्स मिल जाए, क्योंकि इस क्लास का भी जो नोट्स है, आज वाले क्लास में मैं लिखवा नहीं पाऊँगा, क्योंकि अगर लिखवाऊँगा तो फिर लंबा समय चला जाएगा। तो आज मैं आपको समझा देता हूँ और ये नोट्स और पुराने जितने नोट्स हैं उसके लिए मैं एक बार बात कर लेता हूँ, तो फिर उसको हम लोग एक तरीके से आप तक पहुँचा देंगे और इसके बाद हम लोग इसको लेकर एक जो डाउट सेशन है वो रखेंगे। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट वगैरह होगी तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने कल के क्लास में क्या देखा था कि आपदा प्रबंधन को लेकर हमारे यहाँ कुछ नियम बनाए गए, ठीक है? हमारे यहाँ आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है वह बनाया गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में बनाया गया। और इस 2005 में जो आपदा प्रबंधन अधिनियम बना, इसके तहत क्या कार्य किया गया था? इसके तहत दो तीन चीजें सबसे पहले की गई। सबसे पहले इसके द्वारा कुछ संस्थाओं को बनाया गया। अब देखो, संस्थाओं के बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि कई सारे टॉपिक्स में मैंने आपको बताया कि हमारे पास संस्थाएं जो है वह मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि जब संस्थाएं होंगी तो किसी आपदा को लेकर या किसी भी चीज को लेकर वह एक उत्तरदायी एक तरीके से होगी, उसके लिए अकाउंटेबल होगी, उसके लिए जवाबदेह होगी, कि उनका काम यह है कि वह उसको लेकर जवाब दे। तो सबसे पहले अगर कोई चीज की जरूरत होती है तो वह है एक संस्थान को बनाने की। तो राष्ट्रीय जो हमारा आपदा प्रबंधन अधिनियम बना 2005 का, उसके तहत सबसे पहला काम यही किया गया कि इसके द्वारा कुछ संस्थाओं को बनाया गया, इसके द्वारा कुछ संस्थाओं का निर्माण किया गया। अब वो संस्थाएं क्या थी? सबसे पहला, राष्ट्रीय, यहाँ पे कुछ संस्थाएं बनाई गई, संस्थाएं बनाई गई, जिसमें सबसे पहला था आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। प्राधिकरण। तो सबसे पहले राष्ट्र के स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर एक संस्था बनाई गई जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण। अब देखो, यह जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण का काम क्या है? इसका काम है कि पूरे देश भर में यह जो आपदा प्रबंधन के अधिनियम है उनको लागू करना, यह इसकी प्राइमरी ड्यूटी है। यह इसकी एक तरीके से बोल सकते हो कि प्राइम जो रोल है उसका वो यही है कि यह पूरे देश में आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू करने में काम करेगा। दूसरा, राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्टेट राज्य आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है उसको भी यहां पे बनाया गया। उसको भी बनाने का लक्ष्य क्या था कि राज्य के स्तर पे भी, राज्य के स्तर पे भी एक संस्था बने जो राज्य के स्तर पर इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए मौजूद हो। और साथ ही साथ जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन संस्था, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी बनाया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, यानी कि एक तरीके से जिला स्तरों पर भी संस्थागत तंत्र बनाए गए, आपदा प्रबंधन संस्था। तो इसका भी निर्माण किया गया। एक तो राज्य के स्तर पर बनाया गया, केंद्र के स्तर पर बनाया गया और जिला लेवल पे बनाया गया। तो तीनों स्तर पर सबसे पहले संस्थाओं का निर्माण हुआ कि इन संस्थाओं की यह जिम्मेदारी होगी कि आपदा के समय में यह अपना अपना जो रोल है वह निभाएंगे। एनडीएमए के साथ साथ इसी को हम एनडीएमए बोलते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बोलते हैं। तो इन संस्थाओं का एक तरीके से निर्माण किया गया। ये तो पहली बात हो गई कि यहाँ पे संस्थाओं को बनाया गया। दूसरा काम यह बोला गया कि देखो, ये संस्थाएं तो रहेंगी, इसके साथ साथ यह भी है कि भारत सरकार का जो प्रत्येक मंत्रालय है, भारत सरकार का भारत सरकार का भारत सरकार का प्रत्येक मंत्रालय मंत्रालय इसकी क्या जिम्मेदारी होगी? भारत सरकार का जो प्रत्येक मंत्रालय है उसकी यह जिम्मेदारी होगी कि अपनी जो भी योजनाएं बनाएं, जो भी स्कीम्स लाएं, जो भी चीजें लाएं, या अपना अपना जो उनका क्षेत्र है उसमें आपदा प्रबंधन की योजना बनाएं। आपदा प्रबंधन की योजना बनाने का इनको लक्ष्य दिया गया कि अपने क्षेत्र में आप आपदा प्रबंधन की योजना बनाएं, कि अगर आपके क्षेत्र में कोई आपदा आती है, आपदा प्रबंधन योजना। और यह हर एक मिनिस्ट्री को यह काम दिया गया कि ऐसा नहीं कि आपदा प्रबंधन जो है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है सिर्फ वही काम करेगा। हर एक मंत्रालय का यह काम होगा कि अपने मंत्रालय से संबंधी आपदा प्रबंधन योजना जो है वह बनाए। और अपने जो साल में जो उनको पैसा मिलता है, यानी कि एक तरीके से आपने देखा होगा कि जब बजट पास होता है तो हर मंत्रालय को अपना अपना मांगना पड़ता है कि हाँ, हमें इतना पैसा चाहिए, हमें उतना पैसा चाहिए। तो यह उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हर साल बजट में आपदा प्रबंधन के लिए अलग से बजट बनाए, हर साल आपदा प्रबंधन योजना के लिए अलग से बजट बनाए और उसके अनुसार सरकार को सौंपे कि हाँ, हमारे यहाँ आपदा प्रबंधन करना है, तो उसके लिए आप हमें कुछ पैसा जो है वो दीजिए। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है कि आपदा प्रबंधन योजना बनाने के लिए भी इनको कहा गया। ठीक है, देन इसके साथ साथ क्या इसको नोट करना है? देखो, आप चाहे तो लिख सकते हो, चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि ये वाला जो है ना वो नोट्स के फॉर्म में आपको मिलेगा। देखो, इसमें जो है वो नोट्स के फॉर्म में आपको सब बनाया हुआ मिलेगा कि भारत सरकार का प्रत्येक मंत्रालय। तो ये सभी चीजें मैंने आज लिख दी है इसमें, क्योंकि आज अगर मैं लिखाऊंगा तो फिर लंबा खिंच जाएगा, फिर एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं अभी आपको बताते चल रहा हूं और फिर आप उसको नोट कर लेना, जो आपको नोट्स मिलेगा उसमें से। बाकी दिन तो मैंने लिखा दिया है, बट ये वाला आप पीडीएफ से नोट कर लेना। चलेगा? ये चलेगा आप लोगों के साथ?
आप हमें आज के बाद नहीं पढ़ाएंगे? नहीं नहीं, अभी पढ़ाएंगे, अभी कुछ और चीजें अगर आएंगे तो पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। चलिए, तो इसके साथ साथ अब देखो, अब यहाँ पे एक जो बात हो रही है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जो बनेगी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, इस एक्ट में यह भी बोला गया कि हमें हमारे पास एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना होनी चाहिए। आपदा प्रबंधन योजना, आपदा प्रबंधन योजना, इस अधिनियम के द्वारा यह बोला गया कि हमारे पास एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना होनी चाहिए। और उस योजना में क्या होना चाहिए? उस योजना में यह होना चाहिए कि कोई भी आपदा आती है तो आपदा जोखिम जोखिम न्यूनीकरण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर फोकस किया जाए। आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जिसको हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कहते हैं, कि उस पर फोकस किया जाए, उस पर ध्यान केंद्रित किया जाए। ऐसा नहीं कि आपदा आएगी तो फिर हम सोचेंगे कि हाँ आपदा आने के बाद फिर क्या किया जाए, कैसे लोगों की मदद की जाए, वो नहीं। जोखिम को न्यूनीकरण करना है। मैंने आपको हर एक जो टॉपिक था, हर एक टॉपिक में मैंने आपको इसी चीज को ध्यान में रखकर आपको बताया है कि हमें डिजास्टर को लेकर तैयारी करनी है, या पहले से उसके लिए हमें तैयार करना है, पहले से हमें उसके लिए तैयार रहना है। हमें जोखिम को न्यूनीकरण की तरफ बढ़ना है, यानी कि जोखिम को कम करना है, जोखिम को कम करना है, रिड्यूस करना है, घटाना है। तो यह हमारी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना का हिस्सा होना चाहिए, या हिस्सा होगा, यह कहा गया अधिनियम में। यह हमारी आपदा प्रबंधन योजना का हिस्सा होगा कि हम हमेशा जोखिम को न्यूनीकरण की तरफ लेकर जाएंगे। देन तो ये बात हो गई कि भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय को भी करना है। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना बनेगी और उस योजना का फोकस होगा कि हम जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण है उस पर ध्यान दें। तो ये जो चीजें हैं, इसको यहां पर बताया गया, इसको यहां पर इंगित किया गया। ठीक है, अब हम इसके आगे अगर बढ़े तो इसमें और क्या बोला गया है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो, यहां पे सबसे पहले एक जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो ये आया कि हमें चाहिए राष्ट्रीय, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। ये मैंडेट किया गया कि हमें ये बनाना ही है, हमें ये बनाना ही है, ये बनाना ही है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए फिर सरकार ने एक योजना बनाई। पहले तो योजना आ गई थी 2009 में ही, फिर 2019 में एक अपडेटेड और एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि व्यापक जो योजना है वह बनाई गई। और उस योजना में क्या कहा गया है, इसको हम लोग अब देखने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, तो इसको तैयार किया गया, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, इसको तैयार किया गया 2019 में। और इस 2019 को तैयार करने के पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण था डीएम एक्ट, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का। इसके तहत ये बोला गया कि हमें ये तैयार करना ही करना है। इसके तहत ये मैंडेट किया गया है। उसके जो सेक्शन 11 है, उसकी जो धारा 11 है, उसमें कहा गया है कि हमें एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो योजना है वह बनाना ही बनाना है। तो इसके लिए धारा 11 के तहत इसको बनाया गया। अब जब ये बनाया गया तो इसमें क्या क्या चीजें बोली गई हैं? इसमें मेनली 5 स्तंभ जो है वह बोले गए हैं। इसमें मेनली 5 पिलर जो है वह कहा गया है, 5 इसके स्तंभ है। 5 स्तंभ क्या है? पहला स्तंभ, पहला चीज क्या है? पहला इसमें यह बोला गया कि इसके पहले जो हमारा अधिनियम है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है, या आपदा प्रबंधन जो अधिनियम है, और जो 2009 में जो प्लान बना था, उसके सभी चीजों को हम उसी के अनुरूप हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि यह जो है, यह योजना डीएम एक्ट 2005 एवं आपदा प्रबंधन योजना 2009 के अनुरूप है, 2009 के अनुरूप है। तो सबसे पहले यह बोला गया कि जो 2005 में या 2009 में कहा गया है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इस योजना में यही कहा गया कि हम पहले की चीजों को हटा नहीं रहे हैं, पहले जो जैसा बनाया गया है उसी चीज को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ इसकी दूसरा स्तंभ क्या है? अब ये तो पहली बात हो जाती है कि डेफिनेशन है कि हाँ पहले जो था उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा मेन स्तंभ क्या कहता है? मेन स्तंभ दूसरा जो है वह क्या कहता है कि भारत ने जिन भी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जैसे भारत मान लो सेंडाई फ्रेमवर्क, भारत जो है वह सेंडाई फ्रेमवर्क का हिस्सा है, भारत जो है वो सेंडाई फ्रेमवर्क का हिस्सा है, या भारत जो है वह पेरिस समझौते का हिस्सा है, भारत जो है वह पेरिस समझौते का हिस्सा है, या इस प्रकार के जितने भी वैश्विक पहल हैं जिसका भी भारत हिस्सा है, उन सभी को भारत में लागू करने की कोशिश की जाएगी। तो चाहे वो सेंडाई फ्रेमवर्क हो, जो पेरिस समझौता हो, या इस प्रकार के जितने भी वैश्विक समझौते हैं जिससे जो आपदा प्रबंधन हो सकता है, उन सभी को भारत में सम्मान दिया जाएगा, इन सभी को भारत में लागू किया जाएगा, इन सभी को भारत में लागू किया जाएगा। अब देखो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसी से मालूम चलता है कि जिन हम वैश्विक पहल के साथ जुड़ रहे हैं, जिसके साथ भी हम साथ में एक तरीके से साइन कर रहे हैं या उसके सदस्य बन रहे हैं, तो हम अपने यहाँ योजना भी जब बनाते हैं तो उसमें हम इसको इंगित करते हैं, उसमें हम ये दिखाते हैं कि हाँ उन सभी समझौतों को हम सम्मान करेंगे, उन सभी समझौतों का हम यहाँ पर एक वैल्यू देंगे। तो ये दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है कि जो भी समझौते हैं उन सभी समझौतों को भारत में लागू किया जाएगा। तीसरा बड़ा क्या स्तंभ है? तीसरा स्तंभ यह है कि जो प्रधानमंत्री का जो 10 सूत्रीय एजेंडा है, प्रधानमंत्री 10 सूत्रीय एजेंडा, जिसके बारे में हम लोगों ने कल देखा था, 10 सूत्रीय एजेंडा। तो ये बोला गया कि प्रधानमंत्री का जो 10 सूत्रीय एजेंडा है, जिसके बारे में हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, तो उसको भी हम लागू करेंगे। तो पहला स्तंभ है इसका कि जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, जो अंतरराष्ट्रीय समझौते हैं, उनको भारत में लागू किया जाएगा। दूसरा, जो प्रधानमंत्री का जो 10 सूत्रीय एजेंडा है, उसको भारत में लागू किया जाएगा। तो तीसरा क्या बोला गया? चौथा क्या बोला गया? एक सर्वव्यापी एवं समावेशी सिद्धांत, एक सर्वव्यापी रूप से सामाजिक समावेशन। देखो, अब ये इसका आता है तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट
कि हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है यानी कि आपदा प्रबंधन योजना जो है उसमें यह चौथे स्तंभ के रूप में यह बोला गया है। आपको अब याद होगा कि प्रधानमंत्री के 10 सूत्री एजेंडे में भी यह कहा गया था कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी तबके का हो, चाहे वो गरीब हो या कोई उद्योगपति हो, चाहे वो छोटे उद्योग हो या बड़े उद्योग हो, जब भी डिजास्टर को लेकर, आपदा को लेकर कोई भी योजना बनाई जाएगी तो उन सभी को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। तो यहां पे भी चौथे स्तंभ में यही कहा गया है कि हम एक सामाजिक समावेशन की सर्वव्यापी कोशिश जो है वह करेंगे। सर्वव्यापी कोशिश जो है उसको हम करेंगे ताकि सभी का समावेशन हो पाए, सभी लोगों को एक तरीके से इस आपदा की योजना में शामिल किया जा सके, या आपदा की योजना बनाई जाएगी तो सभी लोगों को ध्यान में रख के बनाई जाएगी। तो ये यहां पे मेन इसका पार्ट था। पांचवा पार्ट क्या था? पांचवा इसका हिस्सा क्या है? पांचवा हिस्सा है आपदा जोखिम न्यूनीकरण। पांचवा जो हिस्सा है वो है आपदा जोखिम न्यूनीकरण। न्यूनीकरण यानी कि हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, यह इसका पांचवा स्तंभ है। तो देखो इसके मेनली 5 मुख्य स्तंभ है, 5 मेन इसका पिलर है। पहला पिलर क्या है कि इसके पहले जो एक्ट पास हुआ है, जो योजनाएं आई थी, उन सभी को ध्यान में रखकर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा ये कि जो भी अंतरराष्ट्रीय समझौते जिस पे भारत ने हस्ताक्षर किए हैं, चाहे वो सेंडाई फ्रेमवर्क हो, पेरिस एग्रीमेंट हो या कुछ भी हो, इन सभी को भी हम बराबर सम्मान देंगे, उनकी चीजों को हम भारत में लागू करने की कोशिश करेंगे। तीसरा, प्रधानमंत्री का जो 10 सूत्री एजेंडा है उसको हम यहाँ पे पालन करेंगे, 10 सूत्री एजेंडे को हम लागू करने की कोशिश करेंगे। चौथा क्या है? सामाजिक समावेशन, इंक्लूसिव, एक तरीके से सभी जो भी हम योजना बनाएंगे या जो भी हमारा आपदा प्रबंधन की जो योजना होगी वह सामाजिक समावेशन के अनुसार होगी कि हर किसी को यहाँ पे शामिल किया जाएगा। और पांचवा क्या है कि हम आपदा जोखिम न्यूनीकरण की ओर बढ़ेंगे, आपदा जोखिम को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये 5 चीजों को लेकर हमारा आपदा प्रबंधन योजना बना 2019 का, इसके ये 5 पिलर्स हैं जिसको हम लागू करने की कोशिश करेंगे। आई होप ये चीज आप याद रखना, जब भी भारत में आपदा प्रबंधन को लेकर पूछा जाए कि आपदा प्रबंधन को लेकर क्या क्या काम किए जाते हैं तो उसमें ये 5 पिलर्स को आप जरूर लिखना। आई होप ये क्लियर रहेगा आपको। क्लियर है? जनरल साइंस की क्लास होगी, आप उसके लिए परेशान ना हो, ये क्लास जैसे ही खत्म होती है जनरल साइंस की क्लास होगी आपकी, ठीक है? चलिए, तो ये 5 स्तंभ जो है उनको क्लियरली याद रखना कि क्या क्या 5 स्तंभ है। इसके बाद आता है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि पहले संस्थाएं जो है वो बनी है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन संगठन और इसके साथ साथ जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन संस्थाएं जो है उनका निर्माण हुआ है। तो इन संस्थाओं के बारे में भी हमें थोड़ा जानना पड़ेगा कि आखिर इन संस्थाओं का काम क्या है। तो संस्थाओं के बारे में अगर हम बात करें कि क्या क्या संस्थाएं हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो संस्था है, सबसे पहली जो संस्था है वो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। सबसे पहली जो संस्था है वो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो ये हमारी सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट एक संस्था है। अगर आप देखोगे तो राष्ट्रीय स्तर पर यह सबसे इंपॉर्टेंट संस्था है। और इस संस्था का आखिर काम क्या है? इस संस्था में आप देखो इसके जो अध्यक्ष कौन होते हैं, आप में से कोई बताएंगे इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसके अध्यक्ष कौन होंगे? नहीं, आपको पीडीएफ से प्रिंट आउट नहीं करना है, आपको पीडीएफ से प्रिंट आउट नहीं करना, आपको पीडीएफ से नोट डाउन करना है एक ही दिन के लिए, बाकी दिनों को तो आपके पास मैंने लिखवा ही दिया है। बिल्कुल, तो यहां पे जो अध्यक्ष है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये जो अध्यक्ष है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है? और इस संस्था का काम क्या है? इस संस्था का काम है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर नीति बनाना। इसका सबसे इसके जो मेन रोल है वो नीति एवं योजनाओं का निर्माण, नीति एवं योजनाओं का निर्माण, नीति एवं योजनाओं का निर्माण, यह इसका सबसे पहला काम है कि यह पूरे देश भर में नीति एवं योजनाओं का निर्माण करेगा। किससे संबंधित नीति? यह जो नीति होगी वह संबंधित होगी आपके आपदा प्रबंधन से। तो सबसे पहला इसका काम है नीति एवं योजनाओं का निर्माण। बट यहीं पे खत्म नहीं होता है, इसका काम और भी है। इनका इंप्लीमेंटेशन जो है, इनका जो कार्यान्वयन है, कार्यान्वयन जो है वह भी इसी की जिम्मेदारी है। यानी ऐसा नहीं कि हमने प्लान बना दिया, योजना बना दी और फिर भूल गए, तो वो नहीं। इनका जो कार्यान्वयन है, कार्यान्वयन है वह भी इन्हीं की रिस्पांसिबिलिटी होगी, एनडीएमए की रिस्पांसिबिलिटी होगी कि आप इनको एक तरीके से लागू भी करो। साथ ही साथ भारत सरकार के जो संबंधित मंत्रालय हैं या भारत सरकार के जो भी मंत्रालय हैं उन सभी को, या उनकी जो आपदा प्रबंधन के जो प्लान बनेंगे, आपदा प्रबंधन की जो योजनाएं बनेंगी, उनको मंजूरी देना। हम लोगों ने क्लास के स्टार्टिंग में देखा था कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया, यानी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम आया, उसमें यह कहा गया कि प्रत्येक मंत्रालय को एक आपदा प्रबंधन की योजना बनानी पड़ेगी। उस योजना को अप्रूव कौन करेगा, उसको अनुमति कौन देगा, उसको मंजूरी कौन देगा? उसको मंजूरी देने का काम इसी का है। यह मंत्रालयों के प्लान को, जो मंत्रालय जो है, मंत्रालयों के आपदा प्रबंधन योजना को मंजूरी देना, मंजूरी देना कि उनको मंजूर करना कि हाँ चलो आपका प्लान जो है वो अप्रूव हो गया। तो ये सभी काम भी है, ये इसी का है। इसके साथ साथ विभागों को जो दिशा निर्देश देना होगा, या उनको इवन राज्य सरकार को जो दिशा निर्देश है, राज्य सरकार या मंत्रालयों को, राज्य सरकार या मंत्रालय को दिशा निर्देश, जो भी दिशा निर्देश देना है वो भी यहीं से होगा। जो भी दिशा निर्देश जो देना है वह भी यहीं से होगा कि राज्य सरकार या मंत्रालय को जो दिशा निर्देश दिया जाएगा वह भी इसी संस्था के द्वारा दिया जाएगा। तो बेसिकली भारत में आपदा प्रबंधन से संबंधित नीति बनाना, उनका कार्यान्वयन, राज्य सरकार और मंत्रालयों को आदेश देना, उनके योजनाओं को मंजूर करना, इसको लेकर नीति और योजनाएं बनाना, यह सभी काम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का।
तो इस काम के लिए इस संस्था को बनाया गया। अब आपको मेरे समझ से यह क्लियर होगा कि क्यों संस्थाओं पर जोर दिया जाता है, संस्थाओं पर जोर देने का रीजन क्या है। अब यह संस्था बन गई, अब इसकी जवाबदेही है, अब किसी लीडर की या किसी पर्सन की जवाबदेही नहीं होगी, अब यह संस्था बन चुकी है, अब इसकी जवाबदेही है कि इन सभी कार्यों को पूरा करे, इन सभी चीजों को पूरा करना अब इसकी जिम्मेदारी आ गई। इसके साथ साथ एक और संस्था जो है वो यहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वह है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो हमने देखा एनडीए में तो नीति बनाने वाली है, लेकिन यह जो संस्था है वह बेसिकली जो प्रशिक्षित बल है, यह जो है वो बेसिकली प्रशिक्षित बल की एक टुकड़ी है। मींस अलग अलग पैरामिलिट्री से या बाकी जगहों से कुछ लोगों को निकाला गया, उनको प्रशिक्षण दिया गया। किस चीज के लिए प्रशिक्षण? उनको प्रशिक्षण दिया गया है कि आपदा के समय में आप कैसे रिस्पांस दोगे, कैसे प्रतिक्रिया दोगे, उसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि आपदा के समय में आपको क्या काम करना है। तो यह अर्धसैनिक बल जो है उनकी तरह इनकी संरचना की गई है, और इंडिया उन कंट्रीज में से है जिन्होंने सबसे पहली बार आपदा प्रबंधन को लेकर एक ऐसा बल तैयार किया हो, एक डेडिकेटेड फोर्स तैयार किया हो। तो भारत उन अग्रणी देशों में से है जहां पे आपदा प्रबंधन को लेकर एक विशेष बल की संरचना की गई है, एक विशेष बल को बनाया गया है, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक काम है, आपदा प्रतिक्रिया के लिए, कि अगर कहीं पे आपदा आती है तो उसमें कैसे बचा जा सके। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे अगर आप कई राज्यों में देखोगे, खासकर कैपिटल सिटी में जो राजधानियां होती है, वहां पे आपको डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स की कई गाड़ियां दिख जाएंगी, आपदा प्रबंधन की जो प्रतिक्रिया बल जो है उसकी कई सारी गाड़ियां आपको दिखती जाएंगी। तो इनका काम ही है कि यह कहीं पे अगर आपदा या इस तरीके की कोई सिचुएशन आती है तो वहां पे वो हेल्प करें। तो इसमें अब इनका एक काम क्या होता है, ये हालांकि सेंट्रल लेवल की बॉडी है, बट इनका काम होता है कि राज्य एवं जिला प्रशासन की, राज्य इसके साथ साथ जो जिला प्रशासन है उनको एक तरीके से हेल्प करना, प्रशासन की मदद करना। तो यह इनका काम है कि जो राज्य के या जिला स्तर के जो प्रशासन है उनको किसी आपदा के समय में मदद करना है, क्योंकि आपदा से ऐसा नहीं कि सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट उससे जूझती है, आपदा से जूझने का काम जो है वो अल्टीमेटली किसका आता है, वो आता है राज्य सरकारों का। अच्छा, जैसे यहाँ पे एक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है, वैसे ही राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल को भी बनाया जा सकता है। वैसे ही एसडीआरएफ की जो टीम होती है इसको हम एनडीआरएफ बोलते हैं, इसको कई बार आपने न्यूज़पेपर्स में सुना होगा एनडीआरएफ। तो वैसे ही स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल जो है वह भी बनाई जा सकती है। कई राज्यों ने इसको बनाया भी है, कई राज्यों ने इसको लागू भी किया है। तो राज्य के स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर दोनों जगह पे यह फोर्सेज जो है उनको बनाया गया है, और इनका काम है आपदा के समय में एक तरीके से मदद करना। तो जब भी आप लिखोगे आंसर, जब भी आप लिखोगे कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए हैं, तो अगर आप एनडीए में का मेंशन करोगे यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का, तो इसका भी आपको मेंशन करना है कि इसको भी बनाया गया है और इसका काम है प्रतिक्रिया देना। फिर इसके साथ साथ एक और संस्था है, और यह संस्था का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आपदा के बारे में शोध करना, आपदा के बारे में अध्ययन करना। तो तीसरी जो संस्था है वह है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो है वह भी मौजूद है। अब आप कल के टॉपिक से आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश करना। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रधानमंत्री का 10 सूत्री एजेंडा, और प्रधानमंत्री के 10 सूत्री एजेंडे में एक पार्ट यह भी था कि हमें एक यूनिवर्सिटी का नेटवर्क बनाना है, विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्क बनाना है, जिसकी मदद से हम आपदा के बारे में स्टडी कर पाएं, उसके बारे में अध्ययन कर पाएं, शोध कर पाएं। तो भारत में इस प्रकार का एक संस्थान है जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। अब ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग जो इसमें कौन कौन होंगे, सरकारी विभाग जो हमारी एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसके साथ साथ राज्य सरकार, इन सभी के साथ साथ हमें यह देखने को मिलता है कि जो वैज्ञानिक हैं वह भी इसका हिस्सा होते हैं, जो अनुसंधान और तकनीकी संगठनों के जो प्रमुख हैं, अनुसंधान एवं तकनीकी संगठनों के प्रमुख, तो उनके जो प्रमुख हैं वह भी इसके एक तरीके से सदस्य होते हैं। और इन सभी का काम क्या है कि एक तरीके से आपदा के बारे में शोध करना, आपदा के बारे में स्टडी करना। तो जो हमारी जो एनडीए में जो है यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीए में के अनुसार जो इनको निर्देश दिया गया है, उस निर्देश के अनुसार वह आपदा के बारे में अध्ययन करेंगे। इनका मुख्य रूप से काम यह है कि यह अध्ययन करेंगे, शोध करेंगे, आपदा के बारे में अध्ययन, आपदा का अध्ययन या शोध। इसके साथ साथ प्रशिक्षण, क्षमता विकास, यह सभी इसका काम है। जैसे हम लोगों ने कई बार डिजास्टर मैनेजमेंट में बोल दिया कि प्रशिक्षण दिया जाएगा या क्षमता विकास की जाएगी, तो यह किसके द्वारा की जाएगी? इसके लिए रिस्पांसिबल है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। इसका काम है कि देश में इन सभी चीजों को लेकर प्रशिक्षण देना, इन सभी चीजों को लेकर लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना, लोगों के बीच में भी जो जागरूकता फैलाने का जो दायित्व है वह इसी संस्थान का है। अलग अलग आपदाओं से सबक लेना, उसके बारे में शोध करना, उसके बारे में अध्ययन करना, यह भी इसी का दायित्व है। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है, यह जो संस्था है, इसका यह काम है कि इन सभी चीजों के बारे में पढ़े, जाने और लोगों को बताए।
और यह किसके निर्देश के अनुसार काम करेगा? एनडीए में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो उसके अनुसार यह काम करेगा और इन चीजों को लागू करेगा। तो इनका काम है कि जैसे हमारी जो एनडीआरएफ की जो टीम है उसकी ट्रेनिंग कौन करेगा? जो आपदा प्रतिक्रिया बल है उसकी ट्रेनिंग कौन करेगा? उनको प्रशिक्षण कौन देगा? जो फॉरेस्ट कर्मी है, जैसे हमने देखा जंगल में आग लगती है तो जंगल के कर्मियों को प्रशिक्षण देने की जरूरत है। तो प्रशिक्षण और बाकी चीजें कहां से आएंगी? वो इसी संस्थान से आएंगी। इस संस्थान का काम ही है कि प्रशिक्षण देना, मानव एक तरीके से हम बोलते हैं मानव संसाधन विकास जो है वह इसको ही देखना है। मानव संसाधनों का विकास जो है वह इसी संस्था का लक्ष्य है। तो एक तरफ एनडीए में है जो नीति बनाएगा, उनको इंप्लीमेंट करेगा। एनडीआरएफ जो है वो काम क्या है कि एनडीआरएफ तुरंत जाकर अगर कोई आपदा आई है तो उससे बचाने के लिए, उससे बचाव के कार्य या उससे निपटने का कार्य जो है वो एनडीआरएफ करेगा। तीसरी संस्था हो गई एक संस्थान, एक इंस्टीट्यूशन, और इसका काम है मानव संसाधन विकास को बढ़ाना, इनको प्रशिक्षण देना, इनका क्षमता विकास करना, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना। तो ये सभी इसके मुख्य कार्य हैं और यह एनडीए के तहत यह काम करेगा। आई होप ये तीनों संस्थान क्लियर है, ये तीनों चीजें क्लियर है। इसमें कोई डाउट? हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसके लिए परेशान ना हो। हाँ, बाद में आप पीडीएफ से लिख सकते हैं, पीडीएफ मिल जाएगा, उसकी गारंटी मेरी है, आप निश्चिंत रहो। चलिए, तो ये तो हो गई पहली बात। तो देखो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि हमारे यहाँ एक अधिनियम को लागू किया गया, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कुछ संस्थाओं को बनाया गया और कुछ दिशा निर्देश दिए गए। संस्थाएं जो बनाई गई उसमें हमने देखा कि राज्य के स्तर पर भी संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी है। हमें जनरली जो पढ़ना होता है वो राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं देखना होता है, या राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं बनी है। जो राज्य स्तर पर होती है वो बेसिकली यही काम करती है राज्य के लिए। जैसे हमारे पास राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, तो वैसे ही राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होगा और वो राज्य के स्तर पर जो आपदा प्रबंधन का काम है वह करेगा। बट वह ओवरऑल जो कंट्रोल है वह इसका जरूर होगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का। और जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसके तहत जिला के स्तर पर जो आपदा प्रबंधन संस्थान है, जिला के स्तर पर जो आपदा प्रबंधन संस्थान है या संगठन है वह भी मौजूद होंगे और उनका काम होता है कि जिला के स्तर पर काम करना। तो ये सभी काम जो है वह किए जाते हैं एक संस्थागत तरीके से। दूसरा हमने देखा कि योजना बनाई जानी है। योजना जो बनाई गई उसमें हमने देखा कि योजना के 5 स्तंभ थे, उन 5 स्तंभ को हमने देखा। जो संस्थान है उन संस्थानों का क्या काम है, क्या रोल है, यह भी हमने देखा। तो भारत में आपदा प्रबंधन को लेकर अधिनियम, संस्थान और योजना ये तीनों है। प्रधानमंत्री का जो 10 सूत्रीय एजेंडा है उसको हम लोगों ने कल ही देखा था। तो ये 4-5 चीजें अगर आप याद रखोगे तो आपको आपदा प्रबंधन में और किसी चीज की जरूरत नहीं है। पहला एनडीएमए का एक्ट, दूसरा संस्थान, तीसरा योजना और चौथा प्रधानमंत्री का 10 सूत्रीय एजेंडा। यही 4 चीजें आपको याद रखनी होती है। इसके बाद आता है कि ये तो हो गई राष्ट्रीय स्तर पर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक पहल जो है जो काफी ज्यादा फेमस है वो है सेंडाई फ्रेमवर्क। राष्ट्रीय स्तर पर जो फेमस है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो फेमस है वो है सेंडाई फ्रेमवर्क, या कई बार इसको सेंदाई भी लिखते हैं, सेंडाई भी लिखते हैं। आप जो भी बोलोगे दोनों सही है, वो प्रोनाउंसिएशन अपने अनुसार होता है। सेंडाई या सेंदाई दोनों में आप लिख सकते हो, बट सेंडाई इंग्लिश में जनरली बोलते हैं। चलिए, तो अगर हम इसकी बात करें तो सेंडाई फ्रेमवर्क जो है वह भी, इसके भी 7 गोल हैं और 4 प्रायोरिटीज हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके 7 गोल्स हैं, 7 लक्ष्य हैं, 7 इसके लक्ष्य हैं और इसके 4 प्राथमिकता क्षेत्र हैं, 4 इसके प्राथमिकता क्षेत्र हैं। तो बेसिकली है क्या, सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 में आया और 2015 से लेकर 2030 तक यह लागू रहेगा। 2015 से 2030 तक इसका काम क्या है, यह विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर आपदा से होने वाले जोखिम को कम कर सके, आपदा से होने वाली हानि को कम कर सके, आपदा से जो प्रभाव पड़ता है उसको कम कर सके। और इसी के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क ने 7 लक्ष्यों को पहचाना है जो इसको 2030 तक पूरा करना है। 2030 तक पूरा करने के लिए कुछ 7 लक्ष्य हैं, उनको इसने पहचान किया है कि 2030 तक किन लक्ष्यों को पूरा करना है। दूसरा, इसके 4 प्राथमिकता क्षेत्र हैं, 4 इसके प्राथमिकता क्षेत्र हैं कि उन चीजों पर ज्यादातर फोकस किया जाएगा। तो आखिर वो क्षेत्र क्या है और कौन से क्षेत्र हैं, इनको एक बार हम लोग देखते हैं। तो देखो 2030 तक इनको 7 लक्ष्य हासिल करने हैं, 7 लक्ष्य जो है वो हासिल करने हैं। पहला लक्ष्य ये है कि कुछ चीजों को कम करने का प्रयास करना है, कुछ चीजों को काफी हद तक कम करने का प्रयास करना है। आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिसको कम करने का प्रयास करना है? सबसे पहला है वैश्विक आपदा मृत्यु दर, यानी कि जो आपदा के कारण जो लोगों में मृत्यु होती है उस मृत्यु दर को हमें कम करना है। ये इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। इसमें कोई ऐसा सेट नहीं किया, 7 जो है 7 लक्ष्य हैं, इसमें सबसे पहला है कि हमें वैश्विक आपदा मृत्यु दर जो है उसको कम करना है। दूसरा, प्रभावित लोगों की संख्या को काफी हद तक कम करने का प्रयास करें कि जितना हो सकता है कि जो प्रभावित लोग हो रहे थे उनकी संख्या को कम किया जाए। तीसरा, सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में आर्थिक हानि को कम किया जाए, यानी जो आपदा के कारण जीडीपी का लॉस होता है, सकल घरेलू उत्पाद का जो लॉस होता है उसका जो रेशियो है उसको कम किया जाए। कि मान लो किसी भी देश में अगर जीडीपी का लगभग 2% हिस्सा आपदा के कारण नुकसान होता है तो उसको कम किया जाए। तो ये इसका तीसरा है कि सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में आर्थिक हानि को कम करने का प्रयास करें। चौथा है महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और सेवाओं को नुकसान या व्यवधान कम किया जा सके, यानी कि जो बुनियादी ढांचा है उसका नुकसान कम हो, जो बेसिक सर्विसेज है, जो मूलभूत सेवाएं हैं उनमें व्यवधान ना आए। जैसे मान लो कि आपदा आए और आपदा के कारण कम्युनिकेशन खत्म हो जाए, संचार व्यवस्था नष्ट हो जाए या बिजली की व्यवस्था नष्ट हो जाए, पानी की सप्लाई बंद हो जाए, तो यह मूलभूत सेवाएं हैं, यह बेसिक सेवाएं हैं, इनका व्यवधान कम हो, इनका व्यवधान जितना कम हो उतना कोशिश किया जाए। तो ये कुछ चीजों को कम करने का आह्वान करती है।
ये कुछ चीजों को कम करने का आह्वान करती है कि आप वैश्विक आपदा मृत्यु दर को कम करें, जो प्रभावित लोगों की जो संख्या है उसको भी कम करें, साथ में जो जीडीपी के रिस्पेक्ट में यानी कि सकल घरेलू उत्पाद के रिस्पेक्ट में, उसके संबंध में जो आपदा से हानि होती है उसको भी आप कम करें, और साथ ही साथ मूलभूत सेवाएं या बुनियादी ढांचों को जो नुकसान पहुंचता है या व्यवधान होता है उसको भी कम करें। तो ये पहला 4 गोल है। और फिर 3 गोल इसने रखा कि किस चीज को बढ़ाना है। 3 गोल रखा गया कि क्या चीजों को बढ़ाना है। बढ़ाने में रखा गया कि 2020 तक, अब देखो ये 2015 में आ गया था, तो इसने लक्ष्य रखा है कि 2020 तक राष्ट्रीय और स्थानीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीति वाले देशों की संख्या को बढ़ाना है। अब ये वैश्विक पहल है, तो वैश्विक पहल में ये बोला गया कि देखो चलो कुछ देश तो ऐसे हैं जिनके पास अपना आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपाय पहले से मौजूद है, जैसे भारत में 2005 से ही यह चीजें मौजूद है, लेकिन उनका यह कहना था कि बाकी सभी देश जहां पे यह मौजूद नहीं है वहां पे भी इसको लागू किया जाए, वहां पे भी इसको बढ़ाया जा सके। तो यह बोलता है कि आपदा न्यूनीकरण या आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीति को स्थानीय एवं राष्ट्र के स्तर पर लागू किया जाए और ऐसे राष्ट्रों की संख्या बढ़ाई जाए। तो ये इसका सबसे पहला है कि क्या चीज को बढ़ाना है। दूसरा, विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि जो विकासशील देश हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिले। तीसरा है कि सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में आर्थिक हानि को कम करने का प्रयास करें। चौथा है महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और सेवाओं को नुकसान या व्यवधान कम किया जा सके, यानी कि जो बुनियादी ढांचा है उसका नुकसान कम हो, जो बेसिक सर्विसेज है, जो मूलभूत सेवाएं हैं उनमें व्यवधान ना आए। जैसे मान लो कि आपदा आए और आपदा के कारण कम्युनिकेशन खत्म हो जाए, संचार व्यवस्था नष्ट हो जाए या बिजली की व्यवस्था नष्ट हो जाए, पानी की सप्लाई बंद हो जाए, तो यह मूलभूत सेवाएं हैं या बेसिक सेवाएं हैं, इनका व्यवधान कम हो, इनका व्यवधान जितना कम हो उतना कोशिश किया जाए। तो ये कुछ चीजों को कम करने का आह्वान करती है, ये कुछ चीजों को कम करने का आह्वान करती है कि आप वैश्विक आपदा मृत्यु दर को कम करें, जो प्रभावित लोगों की जो संख्या है उसको भी कम करें, साथ में जो जीडीपी के रिस्पेक्ट में यानी कि सकल घरेलू उत्पाद के रिस्पेक्ट में, उसके संबंध में जो आपदा से हानि होती है उसको भी आप कम करें, और साथ ही साथ मूलभूत सेवाएं या बुनियादी ढांचों को जो नुकसान पहुंचता है या व्यवधान होता है उसको भी कम करें। तो ये पहला 4 गोल है। और फिर 3 गोल इसने रखा कि किस चीज को बढ़ाना है। 3 गोल रखा गया कि क्या चीजों को बढ़ाना है। बढ़ाने में रखा गया कि 2020 तक, अब देखो ये 2015 में आ गया था, तो इसने लक्ष्य रखा है कि 2020 तक राष्ट्रीय और स्थानीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीति वाले देशों की संख्या को बढ़ाना है। अब ये वैश्विक पहल है, तो वैश्विक पहल में ये बोला गया कि देखो चलो कुछ देश तो ऐसे हैं जिनके पास अपना आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपाय पहले से मौजूद है, जैसे भारत में 2005 से ही यह चीजें मौजूद है, लेकिन उनका यह कहना था कि बाकी सभी देश जहां पे यह मौजूद नहीं है वहां पे भी इसको लागू किया जाए, वहां पे भी इसको बढ़ाया जा सके। तो यह बोलता है कि आपदा न्यूनीकरण या आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीति को स्थानीय एवं राष्ट्र के स्तर पर लागू किया जाए और ऐसे राष्ट्रों की संख्या बढ़ाई जाए। तो ये इसका सबसे पहला है कि क्या चीज को बढ़ाना है। दूसरा, विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि जो विकासशील देश हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिले। क्यों मिले? क्योंकि हमने ये देखा है कई सारे आपदाओं के मामले में, जैसे चक्रवात की बात हो, बाढ़ की बात हो या हिमनदों के झील जो है उनके फटने की बात हो, तो इन सभी में हमने क्या देखा कि जलवायु परिवर्तन एक बड़ा हिस्सा है इसका। चाहे जंगल की आग ही हो, तो जंगल की आग लगने के पीछे एक प्रमुख कारण ये है कि आज के समय में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इन सभी विकासशील देशों को जहां पे प्रौद्योगिकी की कमी है या जहां पे पैसे की कमी है वहां पे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बढ़ावा दिया जाए। तो ये चीज इसका छठा प्रयास है, छठा लक्ष्य है। साथ ही साथ प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और आपदा जोखिम न्यूनीकरण जानकारी की उपलब्धता और पहुंच, इसको बढ़ावा दिया जाए। कि सबसे पहला तो ये कि प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली जहां पे नहीं है वहां पे विकसित की जाए। और डीआरआर का मतलब होता है आपदा जोखिम न्यूनीकरण। ये जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण है उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, इसी को डीआरआर लिखा हुआ है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो इसी को जो है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को एक तरीके से प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को बढ़ावा दिया जाए, और साथ ही साथ आपदा जोखिम जो न्यूनीकरण है इसकी समझ, इसकी जो उपलब्धता है वह लोगों तक बढ़ाई जाए। जिन कंट्रीज में नहीं है वहां पे बताया जाए कि अपने आपदा जोखिम को कैसे कम कर सकते हो। तो ये 7 लक्ष्य जो है वह इसके रखे गए कि कुछ चीजों को कम करना है, कुछ चीजों को हमें आगे बढ़ावा देना है। आई होप ये क्लियर है। क्लास नहीं चल रही है? प्लीज एक बार कंफर्म करें क्लास चल रही है कि नहीं। क्लास तो चल रही है, क्लियर। तो चलिए ये एक पार्ट है कि आपदा प्रबंधन कैसे करना है या कैसे नहीं करना है, ये पार्ट है। चलिए तो ये सबसे पहला है कि 2030 तक 7 लक्ष्य हासिल करने हैं, ये बोला गया सेंडाई फ्रेमवर्क में। अब इसमें 4 प्रायोरिटीज क्या है, 4 वो क्षेत्र क्या है, प्रायोरिटी वाले क्षेत्र क्या है। पहला जो प्रायोरिटी एरिया है यानी कि पहला जो प्राथमिकता क्षेत्र है वह बोला गया आपदा जोखिम को समझना। यह जो है वो पहला है जिसको बोला गया आपदा जोखिम को समझना, आपदा जोखिम को समझना कि हाँ कि हमारे यहाँ कोई भी अगर आपदा है तो उससे क्या जोखिम है, कोई आपदा आती है तो उससे क्या जोखिम हो सकता है, उसको समझना सबसे पहला पार्ट है। तो ये सबसे पहली पार्ट है कि आपदा जोखिम को समझना। दूसरा इसका पार्ट है आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए आपदा जोखिम प्रशासन को मजबूत करना। यानी कि सेकंड पार्ट ये है कि जैसे हमने देखा कि हमारे यहाँ संस्थाएं बनाई गई कि हाँ आपदा प्रबंधन के लिए हमारे पास कुछ संस्थाएं होनी चाहिए, कुछ प्रशासनिक एक तरीके से संस्था जो है वो मौजूद होनी चाहिए। तो दूसरा इसका प्रायोरिटी एरिया यही कहता है कि आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए आपदा जोखिम प्रशासन को मजबूत करना, यह इसका दूसरा पार्ट था। तीसरा पार्ट क्या है, लचीलेपन के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश करना। यानी कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण में हमें और निवेश करना है ताकि अगर आपदा आए तो उससे हमें एक तरीके से बहुत अधिक प्रभाव ना पड़े, हम कम से कम इतने फ्लेक्सिबल रहे, इतना हमारे अंदर में एक प्रतिरोध की जो क्षमता है वह जरूर रहे, एक प्रतिरोध की क्षमता रहे जिससे हम आपदा से बच सकते हैं। तो ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश यह इसका तीसरा है कि हमें उसमें और अधिक इन्वेस्ट करना है। और चौथा प्रायोरिटी एरिया क्या बोला गया, चौथा ये बोला गया, अब ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समय काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया था। इसको इंग्लिश में एक वर्ड फेमस हुआ था उस समय, बिल्ड बैक बेटर, बिल्ड बैक बेटर। एक वर्ड काफी ज्यादा फेमस हुआ था, बिल्ड बैक बेटर। तो ये क्या था कि मान लो आपदा आ ही गई,
आपदा अगर आ जाती है, आपदा का प्रभाव पड़ता है, तो फिर हम उस प्रभाव को कम करने की कोशिश करेंगे या उस आपदा की जो प्रभावी जो प्रतिक्रिया है उसके लिए हम तैयार रहेंगे। यानी अगर कोई आपदा हमारे सभी प्रयासों के बावजूद आ जाती है तो उससे फिर उबरना, एक आपदा जैसे मान लेते हैं कि भारत के किसी क्षेत्र में अगर बाढ़ आती है तो बाढ़ चलो आ गई, बाढ़ से नुकसान हो गया, अब फिर उसकी भरपाई या उस बाढ़ से जो नुकसान हुआ है वहां से निकलना, ताकि उसका प्रभाव कई दिनों तक ना रहे बल्कि कुछ महीनों में खत्म हो जाए। ये होती है लास्ट इसकी चौथी प्रायोरिटी कि हमें एक प्रभावी प्रतिक्रिया बनानी है। और इसमें कुछ वर्ड यूज किया गया जैसे पुनर्प्राप्ति, पुनर्वास और पुनर्निर्माण में बेहतर निर्माण करना या बेहतर ढंग से एक तरीके से उभर कर आना, कि हम एक बार फिर से उस जगह पर निर्माण करेंगे, उस जगह पे हम वापस से लोगों को पुनर्वास कराएंगे, वापस से लोगों को वहां पे एक तरीके से सेटल कराएंगे और जो चीज हमने खोया है उसको हम वापस से प्राप्त करेंगे। तो रिकवरी, रिहैबिलिटेशन और बोला गया कि बिल्ड बैक बेटर, ये तीन चार वर्ड जो है वो इंग्लिश में वहां पे यूज किया गया। अब सेंडाई फ्रेमवर्क हिंदी में तो यूज करता नहीं, तो उसने एक टर्म दिया बिल्ड बैक बेटर, B3 करके एक टर्म दिया बिल्ड बैक बेटर, कि अगर मान लेते हैं कुछ आपदा आ भी जाए तो उस आपदा से निपटने के लिए हम क्या करेंगे, कि जो भी हमारा लॉस हुआ है उसको हम और बेहतर ढंग से बनाएंगे, जो भी हमारा लॉस हुआ है उसको हम बेहतर ढंग से बनाएंगे। अगर लोग वहां से विस्थापित हुए हैं तो हम उनको पुनर्स्थापित करेंगे, वहां पे उनके पुनर्वास की योजना बनाएंगे और वो पहले से बेहतर होगी। अगर हमारा कुछ नुकसान हुआ है तो उसको हम वापस से प्राप्त करेंगे और बेहतर ढंग से प्राप्त करेंगे। अगर बुनियादी ढांचे का नुकसान हुआ है तो हम वहां पे पुनर्निर्माण करेंगे और जब यह पुनर्निर्माण होगा तो पहले से बेहतर होगा। तो ये इसकी चौथी प्रायोरिटी है कि चलो डिजास्टर आ ही गया तो उसके बाद क्या। तो ये चार प्रायोरिटी है। पहला ये कि आपदा जोखिम को समझना, दूसरा इसके लिए प्रशासन को मजबूत करना, तीसरा पार्ट कि रेजिलियंस को बिल्ड करना, एक लचीलेपन को लाना, उसके लिए जोखिम जो है आपदा जोखिम न्यूनीकरण उसमें और निवेश करना ताकि हम जोखिम को कम कर सकें। और फिर भी अगर जोखिम होता है, फिर भी डिजास्टर होता है, फिर भी आपदा आती है तो उसके बाद चौथा स्टेप है कि हम एक प्रभावी प्रतिक्रिया देंगे जिसमें हम बेहतर ढंग से निर्माण करेंगे। तो ये इसके चार प्रायोरिटी एरिया है और ये चार प्रायोरिटी एरिया को आप कहीं पे एक टेबल बनाकर या कुछ करके जरूर रखना। ये आपके मेन चीजें हैं कि आपदा प्रबंधन हमें कैसे करना है। ये चार प्रायोरिटी एरिया को आप जहां चाहो आंसर्स में यूज कर सकते हो। जैसे खासकर मान लो ये है एक प्रभावी प्रतिक्रिया या आपदा जोखिम न्यूनीकरण, ये सब कुछ कीवर्ड है जिनका आप जहां चाहो आंसर में इस्तेमाल करो। इनका आप इस्तेमाल करोगे तो आंसर आपका बेहतर बनता जाएगा। क्लियर है? आई होप सेंडाई फ्रेमवर्क के क्या प्रायोरिटीज है और क्या इसका लक्ष्य है वो क्लियर है। हाँ, मैं साइड हो जा रहा हूं, बिल्कुल आप इसको बाद में भी नोट कर सकते हो, इसके लिए दिक्कत नहीं है। बिल्कुल मैं नोट सेंड कर दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं इससे संबंधित एक लास्ट जो टॉपिक है और वो लास्ट टॉपिक का नाम है आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस। अच्छा सर, ये संगठन नहीं है, गठबंधन है। गठबंधन। तो ये है CDRI यानी कि कोलिशन फॉर डिजास्टर रिस्क, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिस्क रेजिलियंस। अब देखो यह बेसिकली है क्या, यह जो CDRI है या आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन जो है वो आखिर है क्या। बेसिकली यह अनेकों अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके जो लोग हैं उसका एक गठबंधन है। इस गठबंधन में सरकार, सरकारें, अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन, एनजीओ, एनजीओ जो होते हैं वह भी इसके तहत शामिल है। जो बहुपक्षीय विकास बैंक है यह भी इसका हिस्सा है, बहुपक्षीय विकास बैंक यह भी इसका हिस्सा है और इसके साथ साथ अनेकों और जो है वह इसके हिस्से के रूप में मौजूद है। तो यानी कि एक बहुपक्षीय गठबंधन है, एक बहुपक्षीय गठबंधन है जिसमें निजी क्षेत्र, ज्ञान संस्थान, इवन जो निजी क्षेत्र है उसकी भी भागीदारी है। निजी क्षेत्र जो है वह भी इसमें सम्मिलित है। निजी क्षेत्र जो है वह भी इसमें संगठित है। ओके, जो शिक्षण संस्थान है, शिक्षण संस्थान है वह भी इसमें सम्मिलित है, वह भी इसमें सम्मिलित है। तो इन सभी का एक बहुपक्षीय गठबंधन है जिसका नाम रखा गया आपदा रोधी अवसंरचना संगठन। तो ये जो CDRI है इसका काम क्या है। देखो यह जो है ऐसा नहीं कि वो सेंडाई फ्रेमवर्क का कोई विकल्प दिया गया, बल्कि सेंडाई फ्रेमवर्क और जो पेरिस समझौता है उसी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन है, उसी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन है। तो इसका उद्देश्य क्या है, अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसके उद्देश्य में यह है कि जो सतत विकास लक्ष्य है, जो सतत विकास लक्ष्य है, सतत विकास लक्ष्य, जो सतत विकास लक्ष्य है उनकी पूर्ति या उनको एक तरीके से पूर्ण करना यह इसका लक्ष्य है। साथ ही साथ जो सेंडाई फ्रेमवर्क है, जो सेंडाई फ्रेमवर्क है, सेंडाई फ्रेमवर्क, सेंडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों की पूर्ति। तो इसका काम यह है कि जो सेंडाई फ्रेमवर्क है उसके जो लक्ष्य रखा गया है उनको भी पूरा करने के लिए काम करेगा। तो इसमें अलग अलग संस्थाएं, बैंक से लेकर सरकार, अंतरराष्ट्रीय संगठन, शिक्षण संस्थान, निजी संस्था, ये सभी इसमें शामिल हैं और इनका लक्ष्य है कि जो सतत विकास लक्ष्य है या जो सेंडाई फ्रेमवर्क के जो लक्ष्य है उन सभी को पूरा करने में हेल्प करे। और इसके लिए यह तीन मुख्य चीजों पर काम करता है। जैसे हमने देखा कि सेंडाई अलग अलग चीजों पर काम कर रहा है, तो यह भी तीन अलग अलग इसके एरिया है, तीन क्षेत्र है, इसके भी तीन मेन क्षेत्र है जिस पर यह काम करता है। और यह तीन क्षेत्र क्या है इनको एक बार हम समझते हैं। सबसे पहला जो क्षेत्र है वह है तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण। सबसे पहले इसकी जो पार्ट है वह है तकनीकी, सबसे पहला जो है वह है तकनीकी सहायता, सहायता एवं क्षमता निर्माण, एवं क्षमता निर्माण। तो यह इसका सबसे पहला पार्ट है कि वह तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण में अलग अलग देशों की मदद करेगा। जो खासकर जो एक तरीके से जो विकासशील देश हैं, जो विकासशील देश हैं उन सभी देशों की मदद करने के लिए तकनीकी सहायता हो या क्षमता निर्माण हो उसमें यह मदद करेगा। तो यह इसका पहला पिलर हो गया।
इसका दूसरा पिलर क्या है? अनुसंधान एवं ज्ञान प्रबंधन। इसका दूसरा पार्ट है अनुसंधान, अनुसंधान एवं एवं ज्ञान प्रबंधन, एवं ज्ञान प्रबंधन, अनुसंधान एवं ज्ञान प्रबंधन, अनुसंधान एवं ज्ञान प्रबंधन, ये इसका दूसरा पार्ट हो गया। यह एक तरीके से रिसर्च को, शोध को बढ़ावा देता है और साथ ही साथ नॉलेज मैनेजमेंट करता है, यानी कि अनेकों जो देश हैं वह अपने जो भी उनके डिजास्टर को लेकर, यानी कि आपदा को लेकर जो उनकी समझ है उसको अन्य देशों के साथ साझा करेंगे। इसका यहाँ पे दो मतलब है। सबसे पहला, यह अनुसंधान को बढ़ावा देगा, यह अनुसंधान को बढ़ावा देगा, और दूसरा है ज्ञान प्रबंधन, यानी कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं पूरे विश्व में, जो सबसे बेहतरीन उपाय किए जाते हैं किसी भी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए, उस ज्ञान को साझा करना है। तो यहाँ पे इसका मतलब है ज्ञान का साझाकरण, ज्ञान का साझाकरण, ज्ञान का साझाकरण, यह इसका यहाँ पे मुख्य उद्देश्य है, यह यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य है। अब तीसरा चीज क्या है? तीसरी बात है यहाँ पे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, साझेदारी, साझेदारी को बढ़ावा देना, साझेदारी को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना, यह इसका तीसरा मेन लक्ष्य है। पहला लक्ष्य है तकनीकी सहायता एवं क्षमता निर्माण, यानी कि विकासशील देशों में जहां पे तकनीकी सहायता की जरूरत पड़ेगी उन सभी को तकनीकी सहायता मुहैया कराना एवं उनके जो आपदा प्रबंधन के जो भी कर्मी होंगे उनकी क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग, उनको प्रशिक्षण देना, यह इसका पहला लक्ष्य हो गया। दूसरा लक्ष्य क्या है? अनुसंधान को बढ़ावा देना, अनुसंधान को बढ़ावा देना, यह इसका दूसरा लक्ष्य है कि आपदा को लेकर जो अनुसंधान हो रहे हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, और साथ ही साथ ज्ञान प्रबंधन, आपदा से संबंधित, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के जो बेहतरीन उपाय हैं पूरे विश्व में, उस ज्ञान का प्रबंधन हो, उस ज्ञान को सभी के साथ साझा किया जाए, ताकि लोगों को मालूम चले कि हाँ, कोई भी अगर आपदा आती है तो उसके जोखिम को हम कैसे कम कर सकते हैं। तीसरा है साझेदारी को बढ़ावा देना, जो विकसित देश हैं और विकासशील देश हैं उनके बीच में साझेदारी को बढ़ावा देना, ताकि सब साथ में मिलकर आपदा का मुकाबला कर सके, आपदा के जोखिम को न्यूनीकरण की ओर लेकर जाएं। तो एक तरीके से यह जो तीनों गोल है वह किसको हेल्प कर रहा है? यह तीनों गोल जो है वह सेंडाई फ्रेमवर्क को यहां पर बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। सेंडाई फ्रेमवर्क के जो लक्ष्य हैं उनको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। तो यही इस सीडीआरआई का, यानी कि आपदा रोधी अवसंरचना संगठन, इसका यही उद्देश्य है। आई होप ये तीनों क्लियर है। देखो, इसके तहत जो वैश्विक जो कार्य हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा, इसके तहत वैश्विक कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा कि हम ग्लोबल लेवल पे मिलकर कुछ काम करें, वैश्विक कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। जो वित्त पोषण है, यानी कि फंडिंग जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, इसके तहत वित्त पोषण को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये सभी चीजों को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका लास्ट टॉपिक था कि सेंडाई फ्रेमवर्क और कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आपदा रोधी अवसंरचना संगठन। तो ये आपका दो इंटरनेशनल लेवल का इनिशिएटिव, मेन जो है वो सेंडाई फ्रेमवर्क है, उसको आप कभी मत भूलना। सेंडाई फ्रेमवर्क के जो लक्ष्य है और सेंडाई फ्रेमवर्क के जो प्राथमिकताएं हैं उनको आप बिल्कुल याद रखना कि 4 प्राथमिकताएं हैं और 7 लक्ष्य है। डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर भारत में एक्ट है, संस्थाएं हैं, योजनाएं हैं, इन तीनों को याद रखना, और साथ में प्रधानमंत्री का 10 सूत्री एजेंडा। अगर ये 5-6 चीजें आपको याद है तो आपको आपदा प्रबंधन में आंसर लिखने के लिए कभी आपकी कलम नहीं रुकेगी। ये 6 चीजें बस आपको याद होनी चाहिए: आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन से संबंधित संस्थाएं, आपदा प्रबंधन से संबंधित जो योजना है वो, प्रधानमंत्री का 10 सूत्री एजेंडा। ये 4 चीजें, सेंडाई फ्रेमवर्क और साथ में आपदा रोधी अवसंरचना संगठन, ये 6 चीजें आप याद रखना। आपदा प्रबंधन में आप कोई भी आंसर आसानी से लिख पाओगे। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, जो नोट्स है वो मिल जाएगा आपको। साथ ही साथ हम लोग इसका एक डाउट सेशन भी रख लेंगे आने वाले वीक में, और उसमें आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। कुछ और शायद बैचेस के भी डाउट सेशन बचे हुए हैं, शायद जनरल साइंस में भी बचा हुआ है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, उसके लिए हम लोग डाउट सेशन रखेंगे। ठीक है, कल कौन सी क्लास लगेगी ये मुझे नहीं मालूम होगा, ये तो आपको खुद देखना पड़ेगा। जो अर्थ के अंदर जो आग लगती है वो बुझती कैसे? देखो, अर्थ के अंदर जो आग लगती है, अगर हम आपको मैंने एक चीज उसमें बताया था कि नमी संरक्षण, यानी कि अगर हम मॉइस्चर को कंजर्व करते हैं तो वो फिर मैनेज हो सकता है। हाँ, साइक्लोन वाला जो पार्ट जो बच गया था, जो मैंने लिखा नहीं पाया था, उसका भी नोट्स मैं कल सेंड कर दूंगा। आज तो इसमें नहीं है, कल आपदा वाला नोट्स, सॉरी साइक्लोन वाला नोट्स, और साथ में जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो आपको मैं कल सेंड करवा दूंगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहो। ठीक है, टेस्ट होगा, बिल्कुल होगा। चलिए, तो थैंक यू सो मच। फिर आप लोग से मिलते हैं कभी करंट अफेयर के सेशन में, कभी किसी और चीज में। हाँ, आज डीएम की लास्ट क्लास है। चलिए, सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। थैंक यू। बाकी जो क्लासेज हैं, टॉपिक्स का टेस्ट पेपर क्या था क्वेश्चन? टॉपिक का टेस्ट पेपर बना दीजिएगा। मैं ये समझ नहीं पाया आप क्या बोलना चाह रहे हैं, बट आपको जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं उससे बाहर में आपको कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है, नोट सेक्शन में मैं पीडीएफ का बोल दूंगा। थंडरस्टॉर्म, रिफ्लेक्शन, लाइटिंग, चेंज, इंसिडेंट, डिस्कशन। देखो, थंडरस्टॉर्म जो है ना वो आपको साइंस में पढ़ना है, इसमें ऐसा कोई थंडरस्टॉर्म का कोई ऐसा रेलेवेंस नहीं है। हाँ बिल्कुल, पीवाईक्यू में मिलेंगे और जो मैप का जो स्टार्ट हो रहा है उसमें मिलेंगे। ठीक है, ओके, सो यस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।